जनक की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे भंवर में फंसी थी जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर उम्मीद एक कठिन इम्तिहान से गुजर रही थी। यह कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं रह गई थी, बल्कि किस्मत के क्रूर खेल और अधूरे रिश्तों का ऐसा तानाबाना बन चुकी थी जिसमें हर कोई बुरी तरह उलझ चुका था। जनक, जो हमेशा मजबूत और आत्मनिर्भर दिखाई देती थी, अंदर से बेहद टूटी हुई थी। उसका अकेलापन उसकी आंखों में साफ झलकता था, लेकिन वह किसी से कुछ कहती नहीं थी। जब ऋषि ने उसकी आंखों में वह गहरा दर्द देखा, तो उसे यह समझ में आया कि वह अब तक कितनी बड़ी भूल कर चुका था। उसे लगता था कि जनक उसकी और मून की प्रेम कहानी में एक रुकावट है, लेकिन अब उसे यह एहसास होने लगा था कि वह लड़की एक ऐसा सन्नाटा जी रही है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिला, कभी पिता की गोद में बैठने का मौका नहीं मिला। ऋषि का दिल पिघलने लगा था। उसे अब उस हर बात का पछतावा होने लगा था जो उसने कभी जनक के बारे में सोची थी। वह खुद से नाराज हो गया था कि उसने इतनी बड़ी सच्चाई को क्यों नहीं पहले महसूस किया। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा, उसे जनक की सच्चाई जाननी ही होगी। वह तुरंत नूतन के पास गया, जो जनक की मां थी और जिसने इतने सालों तक एक दर्दनाक राज अपने सीने में दबा रखा था। ऋषि ने नूतन से पूछ लिया, वह कौन था जिसने आपको धोखा दिया? कौन है वो इंसान जिसने आपकी और जनक की जिंदगी नर्क बना दी? उसकी आवाज में दर्द और बेचैनी थी। नूतन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ऋषि की आंखों में जनक के लिए सच्ची चिंता देखकर उसका दिल पिघल गया और वह बोल उठी, वह अनिरुद्ध था, मेरा प्यार था और जनक का पिता। ऋषि अवाक रह गया। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, वह आपका प्यार था, फिर भी उसने आपको और आपकी बेटी को छोड़ दिया? नूतन ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा, हाँ, उसने सिर्फ इसलिए हमें छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। उसने अपनी बेटी को कभी अपनाया ही नहीं। यह जानकर ऋषि के मन में ग्लानि की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि वह अब तक जनक को गलत समझता रहा। वह अब यह जान चुका था कि यह नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी गलतफहमी थी जो उसने अपने मन में पाल रखी थी। ऋषि ने तय कर लिया कि वह अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। यह सिर्फ जनक का मामला नहीं था, बल्कि हर उस बच्ची का सवाल था जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया था। ऋषि ने अनिरुद्ध को एक पत्र लिखा जिसमें उसका गुस्सा, दुख और दर्द सब झलक रहा था। उसने लिखा, आपने सिर्फ एक महिला को नहीं, एक मासूम बच्ची को भी ठुकरा दिया। आपने जिसे प्यार कहा, उसे दर्द में बदल दिया। यह सब करने के बाद क्या आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? चिट्ठी में हर शब्द जैसे आग में तपकर निकला था। वह चिट्ठी ऋषि ने उस पते पर भेज दी जो नूतन ने उसे बताया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अनिरुद्ध मून का पिता भी है, वही मून जिससे उसकी सगाई हुई थी। कुछ दिनों बाद जब चिट्ठी का जवाब आया तो उसमें एक पहचान पत्र संलग्न था। नाम पढ़ते ही ऋषि के होश उड़ गए। यह वही आदमी था जिसे वह अपने ससुर के रूप में जानता था, और अब वह यह भी जान चुका था कि वही जनक का पिता भी है। किस्मत ने एक अजीब मजाक किया था। एक ऐसा सच जिससे ऋषि की पूरी दुनिया हिल गई। वह उलझन में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मून को यह सच कैसे बताए। इधर मून शादी की तैयारियों में लगी हुई थी, उसे ऋषि से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब ऋषि ने फोन किया तो उसकी आवाज कांप रही थी। मून ने नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन अपने प्यार के कारण वह ऋषि को माफ कर गई। ऋषि ने बहाना किया कि वह 2-3 दिन में शॉपिंग के लिए आ जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा इस नए सच से भारी हो चुकी थी। इसी बीच जनक और नूतन ऋषि से मिलने उसके घर पहुंचे। जनक ने दरवाजा खटखटाया। ऋषि ने दरवाजा खोला तो जनक बोली, घर के अंदर बुलाओगे या बाहर से ही सवाल जवाब करोगे? ऋषि बोला, हाँ बोलिए, क्या काम था? नूतन बोली, भगवान को फूल चढ़ा के आई थी, मुझे पराशर को देना था। ऋषि बोला, वह तो चले गए। नूतन ने पूछा, कहाँ गए? ऋषि ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन जाते जाते उन्होंने यह पैसे दिए थे, शायद आपके खर्च के लिए। नूतन को उस पर चोट लगी देख चिंता हुई, बेटा तुम्हें बहुत तेज चोट लगी है, हल्दी का लेप लगा लो। ऋषि बोला, कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट है।
झनक चिढ़ते हुए बोली, बाइक कौन चला रहा था? तुम तो आफत की पुड़िया हो। ऋषि बोला, हाँ, और तुम साइकिल अच्छी चला लेती हो। इस पर झनक बोली, अच्छा, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं साइकिल नहीं चला सकती? उनके इस हंसी ठिठोली भरे संवाद में भी एक गहरा दर्द छिपा था। नूतन ने जाते जाते कहा, बेटा, हल्दी का लेप किसी तरह भिजवा दूंगी, लगाना जरूर। झनक और नूतन के जाते ही घर के माहौल में फिर उथल पुथल मच गई। बुआ ने उन्हें आते देख लिया और झनक को नीचा दिखाने लगी। वह चिल्लाने लगी, झनक को मारने की धमकी देने लगी। नूतन का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। अब वह और सहने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई अब एक बड़ी सच्चाई के उजागर होने की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी सच्चाई जो न सिर्फ अतीत को उजागर करेगी बल्कि भविष्य की दिशा भी बदल देगी। बुआ के कटु शब्दों की गूंज झनक के दिल को छलनी कर गई थी। जब उसने सुना कि बुआ उसकी मां नूतन और उसे बेइज्जत कर रही हैं, तो उसका मन अंदर से बुरी तरह हिल गया। नूतन ने जब बुआ को रोका और कहा कि अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहिए, झनक को मत बोलिए, तो बुआ और उग्र हो गई। झनक की आंखों में आंसू थे। वह कभी यह समझ नहीं पाई कि उसकी बुआ उससे इतनी नफरत क्यों करती है। बुआ रानी से कह रही थी कि नूतन और झनक ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। उसका पारा चढ़ा हुआ था और वह लगातार अपनी भड़ास निकाल रही थी। रानी ने समझाया कि मां बेटी इस घर में मेहनत कर रही हैं, खर्च में हाथ बंटा रही हैं, फिर भी तुम उन्हें क्यों परेशान करती हो। लेकिन बुआ नहीं मानी, उसे झनक और नूतन के अस्तित्व से ही चिढ़ थी। इसी दौरान झनक वहां आ गई और बोली कि क्या हुआ बुआ जी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? इस पर बुआ ने झनक पर आरोप लगा दिए कि वह एक नाजायज औलाद है और उसकी मां ने उनके सिर पर मुसीबत लाकर रख दी है। बुआ की ये बातें सुनकर झनक का खून खौल गया। उसने चेतावनी दी कि अब बहुत हो गया, मेरी मां के बारे में एक शब्द और मत कहिए। लेकिन बुआ ने झनक का हाथ मरोड़ दिया, जिससे झनक को बहुत दर्द हुआ। तभी नूतन बीच में आ गई और बोली कि झनक को क्यों घसीट रही हैं, इस झगड़े में जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। लेकिन बुआ का गुस्सा थमता नहीं था। उसने झनक को धक्का दिया और चेतावनी दी कि अगर वह और उसकी मां इस घर में ऐसे ही रही तो उन्हें घर से निकाल देगी। उसने आरोप लगाया कि पहले मां के चाल चलन ठीक नहीं थे और अब बेटी भी उसी राह पर जा रही है। वह शहरी बाबू से मिलने जाती है, क्या यह सब ठीक है? झनक की सहनशीलता जवाब दे गई। वह बोली कि बस अब बहुत हो गया, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, मैं अपनी मां को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। नूतन ने माफी मांगी और बोली कि बुआ, त्योहार के दिन भी झगड़ा जरूरी है क्या? हम शांति से रहना चाहते हैं तो रहने क्यों नहीं देती? आखिरकार बुआ चुप हो गई, लेकिन जो घाव झनक को मिला वह अंदर तक दर्द दे गया। दूसरी तरफ मोन के जीवन में खुशी की सुबह थी। वह बहुत खुश थी और तभी अंजना आई। अंजना ने पूछा कि लगता है ऋषि से बात हो गई। मोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंजू रानी, बात हो गई है। अंजना ने छेड़ा, अच्छा तो अब छुपाओगी मुझसे? मोन बोली, शादी से पहले का प्यार सबसे खास होता है ना, और वैसे भी दूरी से प्यार और गहरा हो जाता है। अंजना हंसते हुए बोली, वाकई तुम्हें तो सब पता है। फिर वह बोली, चलो अब खाना खा लो। इधर पायल अपने बच्चों को स्कूल से पढ़ाकर लाती है और उन्हें नहाने को कहती है। बच्चे नाटक करने लगते हैं। ऋषि की मां उन्हें समझाती हैं कि ऐसे नहीं होता, अब उनकी बड़ी मां उन्हें नहलाएंगी ताकि मजा आए। बच्चे मजाक में कहते हैं कि अगर नहीं नहलाओगे तो इंदु दीदी को बुला लेंगे। सब हंसने लगते हैं। फिर ऋषि की बहन आती है और शिकायत करती है कि पुतुल दीदी 1.5 घंटे से बाथरूम में है और वह ट्यूशन को लेट हो रही है। मां उसे डांटती हैं कि तुम्हें तो हर वक्त नहाना रहता है, घर में और लोग भी हैं। पायल गुस्से में बोलती है कि पुतुल हमेशा सबको तंग करती है, कुछ ना कुछ नया तमाशा जरूर करती है। फिर ईशानी आती है और सबका मनपसंद नाश्ता लेकर आती है। पीहू की एक दोस्त ईशानी को उसकी मां समझ बैठती है और आशीर्वाद लेने जाती है। तभी पीहू गुस्से में कहती है कि यह मेरी मां नहीं है,
यह तो सिर्फ एक मेड है जो हमारे पापा ने हमारे ख्याल के लिए रखी है। ईशानी को यह सुनकर दुख तो होता है, लेकिन वह संयम से कहती है कि हाँ, मैं इस घर की केयरटेकर हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या कहती हो। लेकिन जब पीहू उसे ड्रिंक लाने को कहती है तो ईशानी मना कर देती है और कहती है कि वह किसी बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं भेज सकती। इसी बीच मोन और अंजना ऋषि के साथ जाने की बात करती हैं। अंजना कहती है कि वह ऋषि के साथ नहीं जा सकती क्योंकि वह सहज नहीं होगी। मोन कहती है कि अगर कोई परेशानी है तो बताओ, लेकिन ऋषि कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ईशानी और पीहू के बीच बहस बढ़ जाती है। ईशानी कहती है कि अगर तू मेरी बेटी होती तो मैं तुझे थप्पड़ मार देती। पीहू जवाब देती है कि आप मुझे क्यों इतना बोल रही हैं? ईशानी कहती है कि तुम्हारी माँ अगर आज होती और देखती कि तुम क्या कर रही हो तो क्या सोचती? तुमने कभी उसकी तस्वीर पर फूल भी चढ़ाया है? फिर पुतुल पायल से माफी मांगती है। वह उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन पायल कहती है कि यह सब करने की जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। पुतुल के माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, वे चाहते हैं कि वह सुधर जाए। ऋषि की माँ पुतुल को गले लगाकर समझाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान ईशानी के मजाक उड़ाए जाते हैं, लेकिन वह जवाब देती है कि तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास माँ बाप हैं और उनके सपोर्ट से कुछ बन सकते हो। मैं तो बस एक मेड हूँ, लेकिन क्या सपने देखना सिर्फ अमीरों का हक है? इधर नूतन झनक से कहती है कि यह हल्दी ले जाओ और शहरी बाबू को दे आओ। झनक कहती है कि वह लॉन हाउस बहुत दूर है, लेकिन नूतन समझाती है कि उन्होंने तेरे बाबूजी की जान बचाई थी तो हमारा फर्ज है कि उनकी देखभाल करें। झनक तैयार होती है और खाना भी ले जाती है। रात के समय जब वह खाना लेकर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि आज फादर्स डे है। मून फादर्स डे सेलिब्रेट कर रही होती है और ऋषि फादर्स डे की अहमियत समझा रहा होता है। यह सब सुनकर झनक मायूस हो जाती है और कहती है कि उसके तो कोई पापा ही नहीं है, इसलिए वह कभी फादर्स डे मना ही नहीं पाई। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ऋषि और अनिरुद्ध आमने सामने होंगे तब क्या अनिरुद्ध अपने अतीत के पापों को स्वीकार करेगा? क्या मून को यह सच पता चलेगा और वह झनक और ऋषि के बीच की सच्चाई को अपनाएगी? क्या जनक को कभी अपने पिता का प्यार मिल पाएगा या यह अधूरापन उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन जाएगा? क्या ऋषि और मून की शादी इस सच्चाई के सामने आने के बाद टिक पाएगी या बिखर जाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए झनक और जुड़े रहिए एसजी सीरियल अपडेट्स के साथ।